नमस्कार दोस्तों, मैं RSD। आज का विषय मेरा नागालैंड है और नागालैंड को विषय बनाने का मूल वजह है कि अभी 30 जून 2021 से गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना जारी हुई, जिसके तहत नागालैंड को AFSPA अफास्पा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया अगले 6 महीनों के लिए। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी, 1958 से अफास्पा नागालैंड के अंदर चल रहा है। तो उस पर बहस करने से पहले, उस पर बात करने से पहले हम ये देख लें कि नागालैंड का पोजीशन कहाँ पे है। तो ये पूरा भारत है। भारत के पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर में बसा नागालैंड का ये पोजीशन है, ठीक है, जिसको हम अलग से जिसकी राजधानी कोहिमा है, जिसको मैं अलग से समझूंगा, है ना, एक बेहतर अप्रोच लेने का प्रयास करेंगे। इसके तहत जो आप नागालैंड देख रहे हैं, आपके सामने स्पष्ट नागालैंड आप यहाँ पे है। और ये पूर्वोत्तर का जो पार्ट है, पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर में से एक पार्ट नागालैंड का पोजीशन आप यहाँ देख रहे हैं। ये वाला आपको क्लियर रहना चाहिए, नागालैंड, ताकि बाद में जब हम इसको प्रश्नों से लिंक करेंगे, है ना, कि पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रश्न कैसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि चूंकि नागालैंड अफास्पा के तहत फिर से अशांत क्षेत्र घोषित किया गया अगले 6 महीना के लिए, तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पब्लिक सर्विस कमीशन में बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? लिंक होता है, प्रश्न लिंक होता है। घटना यहाँ से जुड़ी हुई जरूर है, लेकिन यहाँ से ज्योग्राफिकल प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पॉलिटिकल प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नहीं, इकोनॉमिकल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अफास्पा को पहले हम समझते हैं AFSPA, जिसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो विशेष जो या सशस्त्र बल है वो कभी भी अपना कार्यवाही कर सकता है ना, बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकता है ना, किसी को गोली मारने का भी ऑर्डर दे सकता है अगर आप किसी तरह के अहिंसक गतिविधि में संलिप्त हैं या फिर संदेह के घेरे में हैं। तो एक तरह से विशेष बल सशस्त्र बलों को अफास्पा के तहत मिल जाता है। एक तरह से वहाँ के जहाँ भी अफास्पा कानून लागू होता है, वहाँ के नागरिकों के जो फ्रीडम है वो निश्चित रूप से बाधित होते हैं, ठीक है। ये मानवाधिकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये सही नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र को अगर आप देखें, ठीक है, तो ये बॉर्डर एरिया पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अलगाववादी तत्व सक्रिय हो सकते हैं और यहाँ पे विदेशों से भी पैसा फाइनेंस हो सकता है। और यहाँ पे अलगाववादी सक्रियता के साथ इसको एक अलग तोड़ने का प्रयास, भारत से तोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। और ये ऐसी बात नहीं है कि कोई नई समस्या आपके सामने अफास्पा नागालैंड में लग गया, पूरे पूर्वोत्तर में लगा हुआ था, कश्मीर में लगा हुआ था, नहीं। तो ये क्या है, ये क्यों जरूरी पड़ गया भारत में नागालैंड में लगाने का? नागालैंड के साथ अन्य सभी राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में लगाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो आपको मैं बता दूं कि नागालैंड की समस्या के बारे में कोई ये 50 के दशक से पहले की घटना, ये 1946 से ये घटना नागालैंड को लेके मांग स्टार्ट हुआ कि भाई नागालैंड भारतीय संघ के साथ नहीं जाएगा, ये आज़ाद नागालैंड बनेगा, है ना। जो नागा जनजाति है वो एक स्वतंत्र नागा समुदाय के साथ एक देश बनाएगी और उसको एक ईसाई कंट्री के तौर पे देखने का प्रयास कर रहे थे अलगाववादी। कारण क्या था कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो अमेरिकी जो पैपेटिस्ट पादरी हैं वो नागालैंड के क्षेत्र में पहुंच चुके थे, ठीक है, और वो अपने कार्यों में बड़े कामयाब भी रहे और लगभग यहाँ की जनजातियों को ईसाई बनाने में कामयाब रहे। लगभग पूरे नागालैंड की लगभग 82% आबादी ईसाई है, लगभग 82%, यानी कि नागालैंड में ईसाई धर्म का बहुमत है, ठीक है। अब आप ये समझिए, और यहाँ की आधिकारिक भाषा भी इंग्लिश है, तो जाहिर सी बात है कि शुरुआती दौर में 1946-50 के दशक में इसको एक ईसाई कंट्री के रूप में प्रेजेंट करने का अलगाववादी प्रयास कर रहे थे और इसके लिए ईसाई कंट्री जो भी हैं इसको इसके लिए सहयोग भी कर रहे थे। तो इसी क्रम में जो नागालैंड है
इसकी कुछ गंभीरता को समझते हैं कि ये कैसे गंभीर समस्या है। आप आम तौर पे कश्मीर की समस्या को बहुत बड़ी समस्या समझते हैं और नागालैंड की समस्या के बारे में आपको जानकारी भी नहीं होती है, लेकिन आप जान जाइए कि नागालैंड की समस्या कश्मीर की भी समस्या से ज़्यादा पुरानी और बहुत बड़ी समस्या, उससे भी ज़्यादा बड़ी समस्या थी ये। लेकिन इसके बारे में जानकारी पूरे वैश्विक स्तर पे ज़्यादा प्रसारित नहीं किया गया, ठीक है, या फिर ज़्यादा इसके बारे में लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाई, ठीक है। कैसे ये बड़ी समस्या है? जब 1950 के दशक में भारत सरकार कश्मीर की घाटी में अपनी मजबूत स्थिति बनाने का कोशिश कर रही थी, तो उसी समय हिमालय के दूसरे छोर नागालैंड भारत की संप्रभुता और वैधता को चुनौती देने के लिए खड़ी थी। नागालैंड का ये चुनौती इस रूप में था कि हम भारत संघ के साथ स्वायत्त न होके हम अलग से एक स्वतंत्र, एक आज़ाद देश बनना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि भारतीयों का कहना था कि आपको भारत संघ के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे रहना होगा। इसको लेकर निश्चित रूप से नागालैंड के अंदर विद्रोह की स्थिति जन्म ले रही थी और जो नागा आदिवासी हैं लगभग देख रहे हैं ये म्यांमार के भी बेल्ट में पाए जाते थे, ठीक है। और पूरा इधर नागा ये असम का भी क्षेत्र अगर ले लें, असम के क्षेत्र को भी जोड़ लें तो यहाँ तक पूरे नागा आदिवासी बसे हुए थे। इनको लेके एक नागालैंड राज्य की मांग हो रही थी, लेकिन इसको लेके जो उस समय के जो तत्कालिक जो अधिकारी लोग थे उनके स्टेटमेंट्स को जानना जरूरी है। वो इसलिए जानना जरूरी है कि हम इसकी समस्या की गंभीरता को समझ सकें नागालैंड की। तो एक लुसाई हिल्स के ये थे सचिव थे, उन्होंने कहा नागालैंड के संदर्भ में कि देखो भाई, ऐसा है कि आप भारत के साथ जा रहे हैं, एक ऐसे देश के साथ जिसका भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं है, अगले 2 सालों में उसकी राजनीतिक एकता बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी, उस स्थिति में आप अपना भविष्य भारत के साथ न देखें। और उन्होंने एक मिसाल के तौर पे कहा, अपनी बेटी का एग्जाम्पल दिया कि मैं अपनी छोटी बेटी का विवाह, मैं अपनी छोटी बेटी को आजीवन अविवाहित रहने के लिए प्रेरित नहीं करूंगा या कसम नहीं दूंगा, लेकिन अब मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी आजीवन अविवाहित रहे। लेकिन अगर मेरी बेटी किसी ऐसे लड़के के साथ विवाह करती है जो अपरिपक्व हो, है ना, और मेरी बेटी शैशवावस्था में हो, तो ऐसी विवाह का मैं अनुमति कभी नहीं दूंगा। मतलब यहाँ पे अपरिपक्व लड़का कौन है? भारत। और शैशवावस्था में बेटी कौन है? नागालैंड। यानी कि एक शैशवावस्था में नागालैंड को एक अपरिपक्व भारत के साथ जुड़ के अपने भविष्य को नहीं देखना चाहिए। इस तरीके से नागा आदिवासियों के अंदर निश्चित रूप से एक असहज का भाव पैदा करने का प्रयास किया गया। हालांकि इसको कई अन्यों ने भी इसको अलग तरीके से देखने का प्रयास किया, जैसे कि असम के गवर्नर के सचिव ने कहा कि नागा आदिवासियों का हाल, है ना, उस कुत्ते की तरह है। ये बड़ा ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया। नागाओं ने इसको आत्मसम्मान पे भी लिया, क्योंकि उनका तुलना एक ऐसे कुत्ते से किया असम के गवर्नर के सचिव ने, कि जैसे एक कुत्ता होता है और मुंह में जब हड्डी ले लेता है ना, और जब वो मुंह में हड्डी लेके किसी पानी में देखता है तो उस पानी में जो कुत्ता दिखाई दे रहा है वो उस कुत्ते का जो छवि होता है वो बड़ा दिखाई देता है। तो उसको लगता है कि वो कुत्ता के मुंह में हमसे ज़्यादा बड़ा हड्डी है और वो हड्डी के पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। उस मारीचिका का वो कुत्ता शिकार हो जाता है और अंततः उसे वो हड्डी भी नहीं मिलती है, और जो हड्डी उसके पास होता है वो उसे भी खो देता है ना। तो अंततः वो जो बड़ी हड्डी के तलाश में वो भी हड्डी खो देता है जो उसके पास पहले से था। तो उन्होंने कहा कि भैया, भारत की जो शर्तें हैं स्वीकार कर लीजिए, ये बड़ा हड्डी भारत है नहीं, यानी जो आज़ादी है आपकी, और ये छोटा हड्डी जो है ना, भारत के साथ स्वायत्त ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर नागालैंड की स्थापना,
ठीक है, तो ये आपकी भलाई इसी में है कि आप भारत संघ के साथ आइए और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कीजिए, स्वायत्त राज्य की स्थापना कीजिए। हालांकि इस कुत्ते वाली बात को नागा आदिवासियों ने अपने आत्मसम्मान पर लिया और उन्होंने कहा ये क्या हड्डी हड्डी करते रहते हैं, क्या मैं कुत्ता हूँ? जो नागाओं की जो संगठन थी उन्होंने कहा कि हम लोग कुत्ते तो नहीं हैं, है ना। उस समय राष्ट्रवाद का जो बीजारोपण है वो नागालैंड के अंदर हो चुका था। तो एक चार्ल्स पाउसे नाम के व्यक्ति थे जिनके नागा आदिवासियों के अंदर पढ़े लिखे जो आदिवासी थे उनके अंदर बड़ा सम्मान था, चार्ल्स पाउस का, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि उसी बात को, कुत्ते वाली बात को ही बड़ा एक अच्छी भाषा में समझाया कि आपकी भलाई इसी में है कि आप भारत के साथ हो लें, ठीक है। और उसमें फ़ायदा ये होगा आपको कि अगर भारत के साथ नहीं अगर आते हैं तो आपको एक कबीलाई युद्ध लड़ना होगा और उसके चक्कर में नहीं आपको हॉस्पिटल मिलेगा, नहीं आपको स्कूल मिलेगी, ना आपको नमक मिलेगा, ना ही आप मैदानी क्षेत्रों के साथ कारोबार कर पाएंगे, है ना। और अंततः नागा प्रदेश में चारों तरफ गरीबी छा जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप भारत संघ के साथ आएँ। इस तरह की बातें दौर चली। मैं इतनी स्टेटमेंट्स इसलिए आपको मैंने दिया क्योंकि आप ये बात समझ सकें कि नागा समस्या इतनी गंभीर समस्या थी, कोई छोटी समस्या नहीं थी। और जवाहरलाल नेहरू ने नागालैंड का दौरा भी किया, है ना, और उस पर एक कड़ा रुख अपनाते हुए नागालैंड को भारत संघ में मिलाने का प्रयास किया और 1957 में इसको केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर स्थापित किया, है ना। नागा हिल्स ट्वेन संघ करके इसका नाम दिया और बाद में 1958 में यही अफास्पा, है ना, 1958 को लागू कर दिया गया, ठीक है, जिसके तहत पूरे पूर्वोत्तर में ये अफास्पा कानून लागू किया गया, जिसके तहत जो सशस्त्र बल है वो कभी भी कहीं भी जहां भी अफास्पा लागू है अपने बल का प्रयोग कर सकता है, बिना वारंट किसी को गिरफ्तार कर सकता है, संदेह के आधार पर गोली मार सकता है, गोली मारने वाला या गोली मारने का ऑर्डर देने वाले पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस तरह के कानून लागू कर दिए गए, ठीक है। हालांकि अफास्पा पहले अंग्रेजों ने ऐसा इसका कॉन्सेप्ट दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। उस आंदोलन को दमन करने के लिए अंग्रेजों ने ये इस कानून को अपनाया था। नहीं, अगर इसके इतिहास में जाएंगे तो